आज हम लोग चर्चा करेंगे विज्ञान के 50 वस्तुनिष्ठ 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह है, इसमें किया गया है। इसकी चर्चा चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्न में कौन सा पदार्थ का मूल गुण है? निम्नतम लिखा हुआ है, निम्न में कौन सा पदार्थ का मूल गुण है, यानी पदार्थ का गुण क्या क्या होता है। तो आपके पास ऑप्शन है मास और आयतन। मास और आयतन, मास मतलब होता है द्रव्यमान, क्या होता है द्रव्यमान, और आयतन। उसके बाद है तापक्रम और दाब, उसके बाद घनत्व और संपीड्यता यानी कंप्रेसर, उसके बाद ठोस द्रव और गैस। तो इसका सटीक आंसर है द्रव्यमान और आयतन। देखिए पदार्थ की अवस्था होती है 3। पदार्थ की भौतिक अवस्था 3 है। भौतिक अवस्था कितने इसके? 3। पहला कौन है? पहला है आपका ठोस, पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा कौन है? गैस। यह है भौतिक रूप से। रासायनिक दृष्टिकोण से देखिए, अब बात करेंगे रासायनिक तौर पर या रासायनिक गुण के आधार पर। रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ की 3 अवस्था कौन कौन? तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है ना, तत्व, यौगिक और मिश्रण। मिश्रण है। अब देखो पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्थान घेरता हो, जिसका अपना आयतन हो, ठीक है ना, उससे क्या कहेंगे? पदार्थ। पदार्थ की भौतिक अवस्था 3 है, ठोस, द्रव और गैस। फिजिकली 3 गो, ठोस, द्रव और गैस। केमिकली 3 गो है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। क्लियर है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो सवाल था निम्न में कौन सा पदार्थ का मूल गुण है? तो पदार्थ का मूल गुण होना चाहिए, पदार्थ में क्या होता है? द्रव्यमान होता है और आयतन होता है। क्या होता है? आयतन। जैसे ठोस का देखिए, ठोस का डिफिनेशन पढ़े होंगे कि जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो। तो जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है उसको क्या कहते हैं? ठोस। द्रव किसे कहा गया है? जिसका आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित। और गैस दोनों के दोनों क्या हो? अनिश्चित हो। तत्व का डिफिनेशन क्या है? शुद्धतम रूप होता है जो एक ही प्रकार के कण से बने होते हैं। तत्व क्या है? वह शुद्धतम पदार्थ जो एक ही प्रकार के कण से बना होता है। जैसे सोना, सोना में कण किसके रहेंगे? सोना के ही रहेंगे, दूसरा और उसमें मिक्स नहीं होगा। हाँ, जब उसकी ज्वेलरी बनती है, आभूषण बनते हैं, तब उसमें कुछ मिलाया जाता है, तांबा मिला दिए, एल्युमिनियम मिला दिए। यौगिक क्या है? तत्वों को निश्चित अनुपात में मिला देंगे, 2 या 2 से अधिक को, तब क्या बन जाएगा? यौगिक। और मिश्रण कब बनेगा? 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो क्या बन जाते हैं? मिश्रण। कंप्लीट। तो पदार्थ का गुण कौन कौन होना चाहिए? एक मास और दूसरा आयतन। मास मतलब द्रव्यमान और आयतन वॉल्यूम। देखिए कोई भी वस्तु है, जैसे हम भी हैं, तो हम लोग में आयतन है, द्रव्यमान है, तो हम लोग क्या हो गए? सबस्टांस हो गए, पदार्थ हो गए। लकड़ी का बेंच है, क्या है? ये पदार्थ है, इसका भी आयतन है और इसका भी क्या है? द्रव्यमान है। कोई दिक्कत? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न है, पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ के कण का गुण क्या है इसको समझेंगे। तो पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल राइट। गति ऊर्जा युक्त होते हैं, बिल्कुल सही है। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बहुत सही बात है। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। पदार्थ के कण क्या क्या होते हैं? अति सूक्ष्म होते हैं, गति ऊर्जा युक्त होते हैं और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो दूसरा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है? संपीड्यता, कंप्रेसर इसको बोलते हैं। कंप्रेस्ड, संपीड़न। जैसे देखिए कंप्रेसर क्या है? दाब देकर आयतन में कमी लाना, क्या कहलाता है? संपीड्यता यानी कंप्रेसर। दाब देकर के किसी वस्तु पर अगर प्रेशर दे तो उसके आयतन में क्या आ जाए? कमी आ जाए। तो सवाल था कि किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है? तो सबसे कम संपीड्यता होती है ठोस का। किसका होता है? ठोस का। ठोस को दाब देकर के उसकी आयतन में उतना कमी नहीं लाया जा सकता।
और सबसे अधिक होता है गैस में। गैस में सर्वाधिक होता है। संपीड़ितता गैस की क्या होती है? सर्वाधिक। इसलिए देखे होंगे घर में जो हम लोग के यहाँ सिलेंडर खाना बनाने वाला, उसमें गैस ही ना कंप्रेसर रहता है। और देखिएगा उसको क्या कहता है, प्रेशर दे करके उसके आयतन में कमी कर दी जाती है और बहुत सारा गैस भर दिया जाता है एक टंकी में। जैसे उसके नोजल में हम कुछ प्रेशर देते हैं ऊपर से, तो देखिएगा अंदर से वो प्रेशर बहुत तेज गति से लगाता है। लगाता है कि नहीं? चलिए, तो सर्वाधिक संपीड़ितता किसकी होगी? गैस का। और सबसे कम ठोस का, यानी ठोस को कंप्रेसर करने में कठिनाई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? आपके पास ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस और पीएससी। सवाल है कि निम्न में से किसका डेंसिटी यानी घनत्व अधिकतम होगा? तो अधिकतम घनत्व किसका? ठोस का। घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन होता है ना बाबू। चलिए, तो हम लोग इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। डेंसिटी डी बराबर क्या हो गया? वी बाई एम बाई वी ना। एम बाई वी यानी मास बाई वॉल्यूम। चलिए, तो इसका यूनिट क्या निकल के आएगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। यानी घनत्व का अगर पूछा जाए डिफिनेशन, तो एक निश्चित आयतन में पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? घनत्व। तो सबसे अधिक घनत्व किसका? ठोस का। सबसे अधिक घनत्व किसका? ठोस का। क्लियर है? जैसे मान के चलो एक खाली बोतल ले लो। खाली बोतल में एक हवा भरिए, एक पानी भरिए और एक में लोहे के कण भर दीजिए। तो सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होगा उसमें? लोहे का। किसका हो जाएगा? लोहे का। या लोहा नहीं रख सकते कण, तो हम बालू ही रख देते हैं। क्या रख देंगे? बालू। तो एक बोतल अगर हवा भरते हैं तो उसका क्या है? द्रव्यमान कम है। क्या है? द्रव्यमान कम। जल रखे तो गैस से थोड़ा सा द्रव्यमान अधिक हो गया किसका? द्रव का। और अगर बालू भर दिए तो उसका मास कितना हो गया? और ज्यादा हो गया। तो कहने का मकसद है कि घनत्व सबसे अधिक किसका हो जाएगा? ठोस का। सबसे अधिक घनत्व ठोस का, सबसे कम गैस का। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए कम घनत्व है गैस का, तभी तो हवाएं ऊपर है। पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? हवाएं हैं। घनत्व क्या है? कम है। घनत्व क्या है बाबू? कम। पढ़े होंगे घनत्व अगर कम होता है तो एक दूसरे अधिक वाले के ऊपर वो क्या होता है? कम वाला तैरता है। जैसे पानी में अगर हम तेल डाल देते हैं तो तेल का घनत्व कम होता है, वो पानी के ऊपर तैर जाता है। ठीक है ना? पानी के ऊपर। वही पानी में अगर लोहा का कील डाल दीजिए तो डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ठोस है। क्या है? ठोस है। उसका घनत्व क्या हो गया? ज्यादा। वो चला गया पानी में। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है तो वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु घटेगा। ठीक है ना? वायु का प्रेशर, वायु दाब घटेगा तो क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। यही कारण है कि पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई प्राप्त करते हैं वहां पे वायु दाब क्या हो जाता है? कम। वायु दाब क्या हो जाता है? कम। देखिए, वायु दाब कम होने का प्रमाण यह भी है कि जैसे हम पहाड़ पर चढ़े, ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो नाक के माध्यम से या मुंह के माध्यम से खून आ जाते हैं, या पेन से जो स्याही है वो बाहर निकल जाती है। होता क्या है कि वायुमंडलीय दाब वहां पे क्या हो जाते हैं? कम। क्या हो जाएंगे? कम। और मान के चले हमारे बॉडी का जो दाब है, प्रेशर, वो क्या है? ज्यादा। तो दाब और तापमान का कंसेप्ट है ज्यादा से कम की ओर। तो जो ब्लड का जो प्रेशर है ना, वो दाब है, वो कहाँ निकल के जाना चाहेगा? कम की ओर। वायुमंडलीय दाब क्या है? कम। तो निकल जाता है बाहर। या पेन का इंक भी बाहर निकल जाता है। आई बात समझ में? तो जैसे जैसे आपका वायुमंडलीय दाब कमेगा, क्वथनांक घटेगा। क्वथनांक घट गया यानी जैसे अगर जल जो है हमारा 100 डिग्री सी पर उबलता है ना, तो वहां पे पहाड़ों पर क्या हो जाएगा? ये 70 डिग्री पर क्या हो जाएगा? उबल जाएगा। अब देखो, जो 70 डिग्री पर उबलेगा तो वो बाबू खाना बनेगा सही ढंग से? नहीं। कुकर तुरंत सीटी मार देगी 70 डिग्री पर। तो वाह, जो अंदर की जो खाद्य पदार्थ है वो मुख्य रूप से या अच्छे रूप से वो पकेंगे नहीं, और वो क्या हो जाएंगे? खाने योग्य नहीं रहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि पहाड़ों पर खाना बनाना बहुत कठिन काम है। कारण, जैसे जैसे हम ऊंचाई प्राप्त करते हैं वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है
और वायुमंडलीय दाब कम होने से क्वथनांक बिंदु भी कम हो जाता है। कोई दिक्कत? अगर क्वथनांक बढ़ जाता तो और बढ़िया खाना पकता, क्योंकि क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा यानी मान के चलो 105 डिग्री पर खलेगा, तो 105 डिग्री टेम्परेचर अगर किसी वस्तु पर दिया जाए तो आसानी से गल जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित, यानी ठोस जब द्रव में बदले, ठोस किस में बदल जाए बाबू? द्रव में। इसको कहते हैं हम लोग द्रवणांक। क्या कहते हैं? द्रवणांक या गलनांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रवणांक या गलनांक। ठीक है ना? यानी वह ताप जिसको पाकर ठोस द्रव में बदलना प्रारंभ हो जाता है, इस अवस्था को हम लोग कहेंगे गलनांक या द्रवणांक। क्लियर? जैसे बर्फ है, बर्फ अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो क्या है? ठोस है। जैसे 0 डिग्री से टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिए, 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, तो धीरे धीरे देखिएगा वो क्या होता है? पिघलना शुरू। तो जो गल रहा है इसी को हम लोग क्या कहेंगे? द्रवणांक। क्या कहेंगे? द्रवणांक या गलनांक। कोई दिक्कत? चलिए, क्वथनांक क्या था? जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर दे उसको क्या कहेंगे? क्वथनांक। ठीक है ना? क्रांतिक ताप क्या है बाबू? जिस ताप पर, क्रांतिक ताप होता है कि जिस ताप पर कोई गैस द्रव में बदलना शुरू होता है, वह अधिकतम ताप जिस पर कोई गैस द्रव में बदलना प्रारंभ हो जाती है, उस ताप को हम लोग कहते हैं क्रांतिक ताप। कहीं कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है वह प्रक्रिया जिससे कोलोन की गंध वायु में चारों ओर फैलते। चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग। जैसे हम लोग कभी कभी स्प्रे करते हैं ना, बॉडी स्प्रे लगाए या क्लॉथ स्प्रे जो भी है, तो लगाते हैं तो वो फैल जाते हैं। देखिएगा, एक जगह स्प्रे कीजिएगा और पूरे रूम में वो वातावरण में वो फैल जाता है। कारण? विसरण। किसके कारण? विसरण के कारण। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान क्या होगा? चलिए, तो इसका फार्मूला है C/5 बराबर F माइनस 32/9 और K बराबर होता है C प्लस 273। ठीक है ना? C प्लस 273। चलिए, 0.15 भी होता है, लेकिन हम लोग एग्जैक्ट नहीं लेते हैं, 273 लेते हैं। चलिए, तो कितना डिग्री है? 100 डिग्री। C का मान दिया हुआ है 100, तो K का मान कितना हो जाएगा? 100 प्लस 273.15 यानी 373.15। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? टेम्परेचर बदलने का फॉर्मूला याद रखिएगा, C/5 बराबर F माइनस 32/9। अगर सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलना हो या फारेनहाइट को सेल्सियस में, अगर देखिए, और एक ये फार्मूला है K बराबर C प्लस 273, यानी केल्विन को अगर सेल्सियस में बदलना हो या सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो। चलिए, अब है सवाल, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है? या आयतन बढ़ेगा। इसलिए देखिए, गर्म हवा जब, जैसे रूम में हवा गर्म होती है तो पूरे रूम में गर्मी का एहसास होता है। इसका मतलब क्या है? आयतन इसका बढ़ा हुआ है। आयतन क्या है? बढ़ा हुआ। कुछ द्रव का आयतन कमेगा? नहीं, सॉरी, द्रव का आयतन नहीं, गर्म करने पर पहले द्रव का आयतन बढ़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस का कंसेप्ट पढ़े हैं ना? द्रव का आयतन पहले बढ़ेगा, उसके बाद घटेगा। पहले बढ़ता है, उसके बाद घटता है। लेकिन यहां पे सवाल है गैस का। गैस का आयतन में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। उसके बाद है आर्द्र वायु में सूखे कपड़े हैं। अच्छा, आर्द्र वायु में जो कपड़ा होता है वो जल्दी सूखता है कि देर से सूखता है? जी बिल्कुल। आर्द्र का मतलब हो गया हवा में नमी। तो नमी यानी क्या है? जल है। नमी यानी क्या है? जल। तो जब जल की मात्रा मौजूद रहेगी और कपड़ा में पहले से जल मौजूद है, तो दोनों जल जब मिल जाएंगे तो हवा कपड़ा को सुखा पाएगा? नहीं। जब भी कपड़ा सूखता है तो शुष्क वायु में। किसमें? हाँ, शुष्क वायु में कपड़े जल्दी सूखते हैं, क्योंकि शुष्क वायु में नमी नहीं होती। और वो जब किसी कपड़े को छू करके गुजरती है तो उसके पानी को क्या करता है? अवशोषित करता हुआ चला जाता है। इसलिए गर्मी के दिनों में देखिए कपड़ा जल्दी सूख जाता है।
बरसात में नहीं सूख पाता, क्योंकि बरसात के मौसम में बारिश के कारण हवा में नमी आ जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है और कपड़ा सुखाना मुश्किल है। तो आर्द्र वायु में कपड़ा देर से सूखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन होता है? ऊर्ध्वपातन है क्या? ठोस से गैस बनने की क्रिया ऊर्ध्वपातन आयोडीन का होता है। किसका? आयोडीन का। ठीक है ना, आयोडीन कपूर हो गया, ये सब क्या है? नौसादर, आयोडीन नौसादर कपूर सीधे ठोस से सीधा क्या बन जाते हैं? गैस। द्रव में परिवर्तित नहीं होते। जैसे कपूर को खुला में हम यहाँ पे रख देते हैं, 2-4 दिन बाद देखेंगे तो कपूर गायब, लेकिन इस कपूर का गंध पूरे रूम में आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, यानी ठोस से सीधा क्या हो गया? गैस बन गया। तो इस ठोस से गैस बनने की क्रिया ऊर्ध्वपातन। तो इस चारों में से किसका ऊर्ध्वपातन होगा? आयोडीन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी गैस का द्रव में परिवर्तित बिना, यानी कोई भी गैस बिना द्रव में बदले सीधे ठोस परत में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? गैस से ठोस इस अवस्था को कहते हैं बाबू, गैस से ठोस बनेगा तो संघनन। संघनन क्या हो जाएगा? संघनन। ऑप्शन नंबर 1। अगर ठोस से गैस बने तो ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन क्लियर है? गैस से ठोस संघनन, ठोस से गैस ऊर्ध्वपातन। ठीक है ना। ठोस से द्रव गलनांक, ठोस से द्रव गलनांक या द्रवनांक कहेंगे, और द्रव से ठोस हिमांक, द्रव से ठोस हिमांक। ये सब याद रखिए। द्रव से ठोस अगर हो तो हिमांक, फ्रीज होता है ना, द्रव से ठोस हिमांक, और ठोस से द्रव गलनांक। क्या हो जाएगा? गलनांक। चलिए क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 1। चलिए अब है सवाल 0 डिग्री सी का मान केल्विन स्केल पर क्या होगा? बताइए जल्दी। 273। अभी बताएं। के बराबर सी प्लस 273। सी का मान 0 डिग्री है तो 0 प्लस 273 यानी कितना? 273 के हो जाएगा। कोई डाउट? 273 केल्विन। समझ में आ रहा है ना बाबू? कितना हो जाएगा? 273 केल्विन। नहीं समझ में आया तो फार्मूला लिख लीजिएगा। चलिए सूखी बर्फ क्या है? ये तो हर कोई जानते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में है। जब यह फ्रीज कर जाता है, ठोस बन जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ, यानी सूखा हुआ बर्फ। सूखा हुआ बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है? गैस है ना, लेकिन जब ठोस अवस्था में आ जाए तो शुष्क बर्फ कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया क्या कहलाते हैं? थोड़ा सा ध्यान से देखिए, गौर कीजिएगा, इस प्रश्न को आप हल निकाल सकते हैं। चलिए इसका जवाब दें हमें। थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि अगर प्रेशर दीजिएगा और पदार्थ का आयतन कम हो रहा है, इसको कहते हैं संपीड्यता, कंप्रेशर। बताए थे ना? क्या बताए थे? संपीड्यता। प्रेशर देने से आयतन कम जाए, इस स्थिति को कहते हैं संपीड्यता। सबसे अधिक संपीड्यता किसकी होती है? गैस का, और सबसे कम ठोस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तब उसको क्या कहते हैं? कह रहा है जिस ताप पर द्रव के वाष्प का दाब, यानी जो द्रव वाष्प बना है उसका प्रेशर वायुमंडलीय प्रेशर के बराबर हो जाए, तो इस अवस्था को हम लोग कहेंगे क्वथनांक कहेंगे। अब ये क्या होगा? इसी पॉइंट पर द्रव क्या हो जाएगा? उबाल लेना शुरू। क्वथनांक कब हो जाता है बाबू? जो गैस, जो आपका द्रव है, भाप बनने की प्रक्रिया में आ चुकी है और वायुमंडलीय दाब, दोनों का प्रेशर अगर बराबर हो जाए, किसका?
वायुमंडलीय प्रेशर और भाप का प्रेशर एक हो जाएगा तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं क्वथनांक, यानी बॉइलिंग पॉइंट। इस अवस्था में द्रव में क्या आ जाता है, उबाल आ जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, समझना है क्वेश्चन को, रटना नहीं है। जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो उस द्रव से उस द्रव का क्या कहते हैं, क्वथनांक। चलिए अब है 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, चलिए निकाले आप लोग। 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, ये आपका न्यूमेरिकल है। चलिए अब देखिए जल का सूत्र क्या है, H2O। इसका हम लोग निकालते हैं आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। चलिए तो देखिए हाइड्रोजन इसमें कितने हैं बाबू, एक, तो एक गुने हाइड्रोजन का, सॉरी हाइड्रोजन दो है ना, हाइड्रोजन कितने हैं, दो। इसका परमाणु भार कितना होता है, एटॉमिक वेट एक, तो दो गुने एक। अब प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना, 16। चलिए तो 2 + 16 कितना हो गया, 18 ग्राम हो गई ना। देखो जल का एक अणु कितने ग्राम के बराबर, 18 ग्राम के बराबर, और इस 18 ग्राम में 16 ग्राम आपका क्या है, ऑक्सीजन है। तो पूछा है 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी, कितनी हो जाएगी बाबू, 16 ग्राम, बिल्कुल राइट। देखिए 2 ग्राम आपका हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 2 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन, और 16 ग्राम ऑक्सीजन, तब ना टोटल 18 ग्राम हुआ है। तो पूछा है सवाल किसका, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का 16 ग्राम। कहीं कोई डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है इलेक्ट्रॉन एक्स और वाई के जमा करता क्रमशः 3 और 4 है, यानी एक्स पर 3 इलेक्ट्रॉन है और वाई के कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो इन दोनों से जो पदार्थ बनेगा उनका परमाणु सूत्र क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ क्लासरूम में हमने चर्चा की थी। तो देखिए एक्स जो इलेक्ट्रॉन किसका ले लेगा, वाई का, और वाई ले लेगा एक्स का। तो देखिए एक्स 4 हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा, 3, यानी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। सब बोलने की आवश्यकता नहीं, ठीक है, समझ में आया। जैसे जल का होता है H2O, यानी देखो हाइड्रोजन का कै गो, एक गो, ऑक्सीजन का कै गो रहा, 2 गो। चलिए अरे 6 2 8, ऑक्सीजन के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की जो आवश्यकता है, 2 गो, हाइड्रोजन के पास 1 गो है। चलिए ऑक्सीजन ले लिया किसका, हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन ले लिया किसका, ऑक्सीजन का, क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया H2O, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान क्या होगा, चले इसको बनाएं। 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान, चलो देखो H2O का द्रव्यमान कितना आया, अभी निकाले थे हम लोग, कितना, 18 ग्राम। और देखो एक अणु जल का कितना अणु है यहाँ पे, एक, जल का एक अणु, और एक अणु के भार को हम लोग 1 मोल कहते हैं। तो एक अणु का भार यानी 1 मोल का भार कितना हो गया, 1 मोल का भार कितना हो गया यहाँ पे, 18 ग्राम। कितना हो गया, 18 ग्राम हो गया। 1 ग्राम मोल का भार 18 ग्राम। तो 0.5 का निकाल दीजिए, 18 बटे क्या हो जाएगा, 0.5, सॉरी 18 गुण, सॉरी बट्टा कैसे होगा, पॉइंट गुना हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई, 0.5, 18 × 5 = 90, यानी कितना, 9 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी। चलो ये आधा मोल है, 1 मोल का द्रव्यमान, 1 मोल द्रव्यमान का, सॉरी 1 मोल का द्रव्यमान कितना हुआ जल का, 18 ग्राम। तो आधा मोल का कितना, 9 ग्राम। समझ में आया, मोलर, ये मोलरता आपको पढ़ना है सब, कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, किसने कहा था कि परमाणु अविभाज्य, इसको विभाजित नहीं कर सकते, जॉन डाल्टन। परमाणु को विभाज्य किसने कहा था, जॉन डाल्टन ने, लेकिन इसको विभाजित करने का काम रदरफोर्ड ने किया था 1911 में। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में डाल्टन के सिद्धांत को गलत साबित किया,
और परमाणु को विभाजित करके नाभिक की खोज की थी। परमाणु के नाभिक की खोज किन्होंने की? रदरफोर्ड ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्व के वे सूक्ष्म कण जो मुक्त रूप से नहीं रहते लेकिन रासायनिक सभी अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। स्वतंत्र नहीं है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको क्या कहते हैं? परमाणु। क्या कहते हैं बाबू? परमाणु। परमाणु कभी भी स्वतंत्र नहीं होता लेकिन रिएक्शन में भाग लेता है। अणु का क्या है? अणु स्वतंत्र अवस्था में होता है लेकिन रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। कोई दिक्कत? आगे प्रश्न है, 9 ग्राम जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी? चलिए निकालें इसे। अभी थोड़ी देर पहले जो इस पर चर्चा हुई है तो थोड़ा इसे बनाने का प्रयास करें आप लोग। सवाल है 9 ग्राम जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी? अरे बाबू H2O का द्रव्यमान कितना निकाल लिए थे हम लोग? 18 ग्राम। और 18 ग्राम में 16 ग्राम क्या था? ऑक्सीजन। 16 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन है। तो 1 ग्राम में कितना? 16/18। इसलिए पूछा है 9 ग्राम में, तो गुना 9 कर दो। 9 दूनी 18, 2 8 16। कितना ग्राम? 8 ग्राम हो जाएगा। कहीं कोई डाउट? देखो 18 ग्राम में 16 तो 9 ग्राम में 8। कोई दिक्कत है? चलिए, परमाणु का नाभिक कैसा होता है? धन आवेशित, ऋण आवेशित, उदासीन। परमाणु का नाभिक पूछा है। देखो नाभिक में 2 कण है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है ना। कौन सा चार्ज? अगर पूछा जाए कि परमाणु मुख्य रूप से क्या है तो उदासीन है। परमाणु मुख्य रूप से क्या है? उदासीन। लेकिन न्यूक्लियस के बारे में पूछे तो इसमें कौन सा चार्ज है भाई? प्लस है। तो ये क्या हो जाएगा? धन आवेशित। क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? देखिए न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज तो है ही नहीं, न्यूट्रॉन चार्ज विहीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। और इसके साथ में एक और कण है जिसका नाम है प्रोटॉन। प्रोटॉन पर क्या है? प्लस। परमाणु के बारे में नहीं कहा गया है, परमाणु का नाभिक के बारे में कहा गया। अगर परमाणु पूछ दे तो परमाणु पूछे तो बाहर तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना, बाहर में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज? माइनस। यहां पर देखो ई प्लस और माइनस से क्रिया समाप्त। तो क्या हो जाएगा? उदासीन। क्या हो जाएगा? उदासीन। लेकिन सवाल था न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज, यानी धन आवेशित। उसके बाद है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। कब की थी बाबू? 1911 में। चर्चा हो गई है ना। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा 1911 ईस्वी में की गई। चलिए, हाइड्रोजन परमाणु में कौन से कण नहीं होते? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, VVI। सवाल है कि हाइड्रोजन परमाणु में कौन से कण नहीं होते? देखिए, किसी भी तत्व के 3 कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कल भी चर्चा हुई थी वीडियो में, पिछले वीडियो में, कि किसी भी तत्व के 3 अस्थायी कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सवाल है कि हाइड्रोजन भी क्या है आपका? तत्व। सबसे पहला तत्व पीरियोडिक टेबल का कौन है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस और सबसे हल्का तत्व भी है। तो इसमें कौन से कण नहीं होते? यानी सवाल था कि इसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से कौन नहीं पाया जाता। चलो इसको देखते हैं। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। इसके नीचे हम परमाणु संख्या ऊपर परमाणु भार, दोनों एक हो गए। देखिए परमाणु संख्या को हम लोग किससे सूचित करते हैं? जेड से। और जेड बराबर क्या होता है? पी और बराबर ई। यानी प्रोटॉन कितना हो गया? प्रोटॉन की संख्या 1। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? इलेक्ट्रॉन का एक हो गया बाबू 1। अब चलिए परमाणु भार। परमाणु भार को हम लोग किससे लिखते हैं? या परमाणु द्रव्यमान ले लो। परमाणु द्रव्यमान को किससे लिखते हैं? ए से। परमाणु द्रव्यमान ए से। और ए बराबर होता है P प्लस एन। P प्लस एन। ए का मान कितना है ऊपर? 1 बराबर P का मान भी कितना है? 1 और प्लस एन। अब 1 किधर आएगा तो क्या हो जाए? 1 माइनस 1 बराबर क्या बचेगा? एन, यानी 0 बराबर एन। यानी न्यूट्रॉन इसमें नहीं। कौन सा कण नहीं है? न्यूट्रॉन। ऐसे भी यहाँ पे पता चल ही गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं, तो कौन सा कण नहीं है? तो न्यूट्रॉन नहीं है।
समझ में आ गया? ये सब फार्मूला आपको पता होना चाहिए परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक के बारे में, तब आसानी से इसको निकाला जा सकता है। तो हाइड्रोजन परमाणु में कौन से कण नहीं होते? न्यूट्रॉन नहीं होते। कोई दिक्कत? चलिए अब सवाल है, परमाणु के नाभिक निम्न में कौन सा कण उपस्थित होता है? नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? अभी बताया गया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में पी और एन, और ये दोनों को जब जोड़ दिया जाता है तो बन जाते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, और परमाणु द्रव्यमान को हम लोग किससे सूचित करते हैं? ए से। क्लियर है? परमाणु द्रव्यमान को किससे? ए से। अब है, परमाणु के दूसरे कोष एल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो ये नील्स बोर का सिद्धांत, नील्स बोर, इन्होंने क्या किया था? ऑर्बिट बांटा था ना। चलिए यहां पे ये न्यूक्लियस हो गया पी और एन, ये हो गया के एल एम और एन। कोई भी ऑर्बिट है, के का वैल्यू होता है, के का मान लेते हैं हम 1, एल का 2, एम का 3, यानी क्या है? के पहली कक्षा है, एल दूसरी कक्षा है, एम तीसरी कक्षा है, और एन क्या है? चौथी कक्षा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या, मैक्स इलेक्ट्रॉन, मैक्स मतलब अधिकतम, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या का फार्मूला है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, जहां n क्या है? कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या। चलिए सवाल था एल में, किसमें? एल में। तो एल में कक्षा की संख्या कितनी है? 2। सेल कितने इसमें? 2। तो हो जाएगा एल में 2 गुने 2 का स्क्वायर, यानी 2 गुने 2 दूनी 4, यानी कितना? 8। तो मैक्सिमम एल में कितने रह सकते हैं? 8 गो। मैक्सिमम एल में कै गो? के में 2, एल में 8, एल में 8, एम में 18, एम में कितने हो जाएंगे? 18, एन में 32, एन में 32, बढ़ते जाएंगे इस तरह से। कहीं कोई दिक्कत? फार्मूला बस याद रखना है 2n स्क्वायर। किन्होंने दिया था ये सिद्धांत? नील्स बोर ने। चलिए दूरी का मूल मात्रक क्या है? दूरी मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। चलिए इकाई समय में तय की गई दूरी की कुल लंबाई को हम लोग क्या, सॉरी, इकाई समय कुल दूरी क्या कहलाती है? नहीं, इकाई समय में तय की गई दूरी तो चाल कहलाती है। इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कही जाती है? चाल। दूरी क्या है? दूरी क्या है? तय की गई लंबाई है। तय की गई लंबाई क्या है? दूरी। चलिए निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? सवाल है आपका, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो देखिए सदिश की पहचान, सदिश की पहचान देखिए बाबू, जिसमें वेग हो, तीव्रता हो, क्षेत्र हो, ए बाबू ध्यान दो, आघूर्ण हो, एक क्या है? सदिश है। क्या है बाबू? सदिश। वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें वेग हो, तीव्रता हो, क्षेत्र हो, आघूर्ण हो, ये सब के सब क्या है? सदिश। इसके अलावे बल वेग विस्थापन त्वरण, बल वेग विस्थापन और त्वरण, इतना याद रखोगे आराम से कोई भी एग्जाम में सदिश सदिश का कंसेप्ट क्लियर कर लोगे। क्या क्या? बल वेग विस्थापन त्वरण, हर एक बच्चे को याद है कि 4 वो क्या है? सदिश है। और इसके साथ साथ जिसके नाम में वेग लगा रहा है, जैसे आवेग, संवेग है ना, वेग टाइटल जुटा हुआ है, तो ये भी क्या है? सदिश। तीव्रता, ज्योति तीव्रता क्या है? सदिश। अगर दे दे ज्योति तीव्रता तो दिमाग हैंग हो जाएगा। तो याद रखना है जिसमें तीव्रता लगा हो, क्या लगा हो? तीव्रता, तो क्या हो जाएगा? सदिश। क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश। क्या हो जाएंगे? सदिश। आघूर्ण, बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, ये सब क्या है? सदिश। ये तो नॉर्मल है बाबू, ये तो रट लेता है सब, लेकिन इसको समझना होता है। तो क्या क्या लगा हो? वेग लगा हो, तीव्रता लगा हो, क्षेत्र लगा हो, आघूर्ण लगा हो, सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सदिश। कोई दिक्कत? अब चलिए इसमें ढूंढेंगे सदिश राशि कौन नहीं है। वेग तो सदिश है,
बल भी सदिश है, संवेग भी सदिश है। वेग लगा हुआ है तो दूरी कौन है? अदिश राशि। सदिश और अदिश की पहचान क्या है? सदिश जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या हो? दिशा हो, उसको क्या कहेंगे? सदिश। और जिसमें केवल परिमाण हो उसको कहते हैं अदिश। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लो आ ही गया प्रश्न। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब है निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन। निश्चित दिशा में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? कल पिछले वीडियो में बताया गया है। ऋणात्मक त्वरण मंदन बताया था ना, A बराबर V माइनस यू बाई टी। ये क्या है आपका त्वरण, V क्या है? अंतिम वेग, U क्या है? प्रारंभिक वेग, और T क्या हो गया? समय। जैसे इस पर एक न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं। प्रश्न है, प्रश्न लिखने का प्रयास करेंगे, कोशिश कीजिए। लिखिए, एक वाहन 5 सेकेंड में 50 मीटर प्रति सेकेंड 50 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है तो उस वाहन के द्वारा उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा? उत्पन्न त्वरण, चलिए बनाइए। चलिए, इसका अंतिम वेग कितना है बाबू? 50। अंतिम वेग 50 मीटर पर सेकेंड। वेग हमेशा मीटर प्रति सेकंड में, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में रहे तो उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। U क्या है? 0, यानी कोई भी वाहन चलना शुरू करेगा तो 0 से चलेगा ना। चलिए, T कितना है आपका? 5 सेकंड। तो A निकाल दीजिए, A बराबर V माइनस यू बाई टी। चलिए, तो V का वैल्यू 50 माइनस 0/5 कितना हो जाएगा? 10, यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक्सलेरेशन क्या हो गया? अब देखो, ये त्वरण है कि मंदन? त्वरण है ना, प्लस में है तो क्या है? ये त्वरण। अगर इसका वैल्यू माइनस में आ जाता तो मंदन। तो गाड़ी जो है प्रति सेकंड वो मतलब क्या कर रहा है? अपनी जो चाल है या गति है उसको कितना 10 मीटर क्या कर रहा है? इंक्रीज करता जा रहा है प्रति सेकंड। इस सेकंड में 10, अगला में 10 10 20, फिर अगला में 30, फिर अगला में 40, फिर 50, इस तरह से। चलिए, प्रश्न है, ये एक नहीं है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड के सभी टुकड़ों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 3:8 रहता है, तो यह कौन सा नियम के अनुकूल है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब पहले तो 3:8 है कैसे, पहले इसको समझेंगे। CO2, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12। ऑक्सीजन का कितना है बाबू? 16। तो 2 गो है तो 16 दूनी 32। अब इसका अनुपात करो तो 12/32, 4 तिहाई 12, 4 8 32, 3/8, यानी 3:8 है ना। 3:8 आ गया। तो सवाल है कि यह कौन से नियम के अनुकूल है? तो यह है स्थिर अनुपात का नियम। कौन सा नियम? स्थिर अनुपात का नियम। इसको बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। कोई दिक्कत? चलिए, तारकाय पाया जाता है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तारकाय, सेंट्रोसोम कहां पाया जाएगा? कोशिका द्रव में पाया जाता है। ये कोशिका का अंग है। कोशिका का अंग कौन है? तारकाय। और जो कोशिका के अंग कहां पाए जाएंगे?
कोशिका द्रव में। जैसे ये सेल है, ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस इसका केंद्रक। केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज। हाँ, ये है कोशिका द्रव, लिक्विड झिल्ली से घिरा हुआ है, एक पतली झिल्ली होती है, इससे घिरा हुआ है। इसी में आपके माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है ना, राइबोसोम है, ठीक है ना, और भी ये सारे के सारे कोशिकांग कहाँ स्थित होते हैं, कोशिका द्रव में। तो इसी में तारकाय भी पाया जाता है। तारकाय कहाँ पाया जाएगा, कोशिका द्रव में। कोई दिक्कत। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाएगा, कोशिका द्रव में। राइबोसोम कोशिका द्रव में, लाइसोसोम कोशिका द्रव में। और यही कोशिका द्रव में लाइसोसोम, मान के चलिए कि लाइसोसोम है। क्या है लाइसोसोम, ये अपने आप को ही फोड़ रहेगा, मतलब मरेगा, तो पूरे सेल में क्या हो जाएंगे, तरल पदार्थ फैल जाएंगे और पूरे सेल को क्या कर देगा, डेड, यानी कोशिका मृत हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है आत्महत्या की थैली। किन्हें, लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डुब्बे। डी डुब्बे। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का सबसे बड़ा आवर्धन, चले, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नॉल एवं रुस्का के द्वारा बनाया गया। नॉल एवं रुस्का कहाँ के थे, ये जर्मनी के। जर्मनी के। देखिए, इसका आवर्धन होता है, किसी भी फिगर को 2 लाख गुना बड़ा करके दिखा सकता है। कितना गुना, 2 लाख। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव को हम आसानी से देख सकते हैं। नॉर्मली हम लोग का जो मोबाइल होता है, मोबाइल में क्या होता है कि कोई हम लोग तस्वीर खींचते तो उसको देखिएगा 4 गुना 5 गुना जूम करते हैं तो लगता है कि बाप रे बाप उसके आंखों में बैठ गए। अब सोचिए किसी भी छोटे जीव को 2 लाख गुना अगर बड़ा करके देखा जाए तो कितना आसानी से उसको देखा जा सकता है, ठीक है ना। तो किसके माध्यम से देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोजकर्ता नॉल और रुस्का, कहाँ के थे ये, जर्मनी के। इसका आवर्धन होता है 2 लाख गुना से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल यानी कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक कौन है, कोशिका से संबंधित रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने ना सबसे पहले कोशिका ढूंढी थी। हाँ, कोशिका की खोज किसके द्वारा, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा। और इन्हें ने जो कोशिका ढूंढी थी वो कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका। कैसी कोशिका, मृत कोशिका। क्लियर है। चलिए, कॉर्क पर अध्ययन कर रहे थे। किस पर, कॉर्क। कॉर्क में देखे कि मधुमक्खी के छत्ते जैसे आवरण है, लेकिन जब जांच में पाया गया तो कैसा था, मरा हुआ। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की, चलिए जीवित कोशिका की खोज वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहां से खोजेंगे जी, लीवेनहॉक। लीवेनहॉक। अरे वास्को डी गामा भुलाल भारत का थोड़ी खोजने आए थे, वो तो भारत के लिए जलीय मार्ग ढूंढे थे, समुद्री मार्ग की खोज किए थे व्यापार करने के लिए, ठीक है ना। अब इनको इसमें घूसड़ मत देना कि कोशिका की खोज वास्को डी गामा ने किया था। हाँ, जीवाणु की खोज भी लीवेनहॉक किए थे, बहुत गुड। जीवाणु की खोज, जीवाणु की खोज किसने की, लीवेनहॉक ने, बहुत अच्छी बात है। तो वायरस की खोज बता दो। वायरस यानी विषाणु, इवानोवस्की। इवानो तंबाकू की पत्तियों का ये अध्ययन कर रहे थे, मोज़ेक रोग का। तब उन्हें पता चला कि यह रोग किसके कारण है, वायरस के कारण। किनको पता चला, इवानोवस्की। चले, कुछ चीजें गलती से हो जाता है, गलती से बहुत सारी खोजें हो गई हैं यहाँ पे। चले, निम्न में से किसका विकास सबसे पहले हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया का कि गोल्जी का कि केंद्रक का कि लाइसोसोम का। अब इसमें थोड़ा सा टेंशन बनने वाली बात है, सबसे पहले किसका विकास होता है। तो देखो, कोशिका है, सेल है, सेल के जितने भी अंग है यानी कोशिकांग है, उसको ऊर्जा देने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। जब तक ऊर्जा देने वाला नहीं रहे तब तक तो कोई भी अंग जीवित नहीं रहेगा। तो सबसे पहले ऊर्जा देने के लिए क्या चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, तो सबसे पहले किसका विकास, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस।
कोशिका का पावर हाउस, या इसे ऊर्जा गृह भी कहते हैं, ऊर्जा गृह, या कहीं कहीं दे देगा रसोई घर। क्या दे देगा? रसोई घर। तो कोशिका का रसोई घर कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। समतुल्य द्रव्यमान के दो टुकड़े क्रमशः 3v और 2v के वेग से चल रहे हैं, उनकी गति ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? चलो बाबू अब इसको हल करने का प्रयास करेंगे। द्रव्यमान दोनों का सेम है, दो वस्तु हैं, जैसे एक पिंड है ये, दूसरा पिंड ये है, दोनों का द्रव्यमान क्या है? इसका भी द्रव्यमान m है, इसका भी द्रव्यमान क्या है? m है। बाबू देखें, लेकिन वेलोसिटी यानी वेग क्या है? इसका भी कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड, और इसका कितना है? 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो पूछ रहा है कि गति ऊर्जा का अनुपात। चलिए तो इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल दो। के बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। चलो तो 1/2 गुने m का मान कितना? m है, m का मान m है ना। v का वेलोसिटी इसका कितना है? 3 3 9, यानी 9m/2। इसका भी निकाल लो, सेम प्रोसेस है। तो 1/2 गुने m गुने 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा? 2m। चलो तो 9m बटा क्या हो जाएगा? 2 बटा 2, यानी 2m, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो 9/4 यानी 9:4 हो जाएगा। 9:4, ऑप्शन नंबर 1, 9:4। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। अब पोटेंशियल एनर्जी P बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा। चलिए अब है सवाल, कार्य जो बल एवं प्रतिरोध का गुणनफल है। तो कार्य किसका किसका गुणनफल है? बल और प्रतिरोध का। तो क्या हो जाएगा? कार्य कैसा है? अदिश। कार्य क्या है? अदिश। कार्य में कोई परिमाण होता है ना कि 15 जूल की है, 20 जूल की है, दिशा कहाँ है? डायरेक्शन नहीं। तो कार्य किसका किसका गुणनफल है? बल और प्रतिरोध का। तो एक ऐसी राशि हो जाएगी अदिश। चलिए अब सवाल है, कमानीदार घड़ी में कैसी ऊर्जा? हाँ, कमानीदार मतलब चाबी वाली घड़ियां पहले होती थी कि दिन में एक बार उसको समय मिलाया जाता था, मिला करके चाबी पुराइट दीजिए, धीरे 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 अपना समय सही कर लेता है। तो कौन सी ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा। कैसी ऊर्जा? स्थिति। और स्थिर वस्तु में दाब अधिक की कम? अधिक होता है। प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। चलिए अब है, पृथ्वी से 2 मीटर की दूरी पर एक पिंड की स्थिति ऊर्जा 98 जूल है। यदि पृथ्वी की सतह को मानक सतह मान लिया जाए तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? क्वेश्चन अधूरे। चलिए, पृथ्वी से कितना ऊपर है ध्रुव वस्तु? 2 मीटर, और एक पिंड की स्थिति ऊर्जा 98 जूल। चलिए स्थिति ऊर्जा P बराबर क्या होता है? mgh। P हो गया स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। चलो इसका मान दिया है 98, मास नहीं पता है, इसका मास निकालना है। ऑप्शन में किलोग्राम यानी मास से निकालना है। तो m गुने g का मान 9.8 होता है, h कितना है? 2। तो m बराबर हो जाएगा 98 गुने 10 बट्टा 98 गुने 2, क्योंकि 9.8 को जब हम दशमलव हटा कर भिन्न बदलेंगे तो 98/10, 10 चला जाएगा, इनवर्स हो जाएगा ऊपर, यानी कितना? 5 kg। यानी वस्तु कितने का? पिंड का वजन, द्रव्यमान कितना है? 5 kg। ऑप्शन नंबर सी यानी ग। कोई दिक्कत? काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। g क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलो आगे लेते हैं। 2 किलो का एक पिंड का संवेग की मात्रा 6 है, समय का मानक दिया है 6, तो उसकी गति ऊर्जा कितनी होगी? चलिए इसको हल करने का प्रयास करें,
चलिए पहले मोमेंटम, संवेग, संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग होता है। द्रव्यमान गुने, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग यानी P बराबर m गुने v होता है। चलिए तो P का मान दिया है कितना? 6, m कितना है? 2, तो v निकल जाएगा, तो v बराबर 6/2 यानी कितना? 3, यानी v का वैल्यू 3 मीटर प्रति सेकेंड। अब कहता है उसकी गति ऊर्जा, क्या पूछ रहा है? गति ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो ke बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। तो 1/2 m का मान कितना मास आ गया है? इसका मास तो दिया हुआ है 2 kg। चलिए v का वैल्यू 3 तिहाई 9, 2 से 2 यानी 9 जूल, 9 जूल, ऑप्शन नंबर सी 9 जूल। क्लियर है? बहुत से लोग 6 दूनी 12 मार के निकल लोगे, गलत है बाबू, सिस्टम ये है बनाने का। नहीं तो लोग तुक्का मारते हैं ना, तो तुक्का में ही होगा 6 दूनी 12। चलिए अब है, यदि 2500 जूल किसी मशीन में काम करने में 5 सेकंड समय लगाता है तो उसकी शक्ति क्या होगी? अरे बाबू आजकल इसी का जमाना है। अब गया कि गधा जलेबी खाता था वो नहीं पूछेगा कि बल कैसा मात्रक क्या है, कार्य कैसा मात्रक भूल जाओ। न्यूमेरिकल का जमाना है, न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा, समझ गए? चलिए 2500 जूल है किसी मशीन में काम करने की क्षमता, मतलब किया गया कार्य है कितना समय में? 5 सेकंड में। तो उसकी शक्ति पावर P बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटा समय यानी W/T। चलो तो वर्क कितना किया है? 2500 अब बटा T 5, तो 500 क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा ना, 500 वाट। ऑप्शन में है नहीं, तो हम जानते हैं कि 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट, 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट। तो भैया 500 वाट बराबर 0.5 किलोवाट, आधा हो जाएगा। 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट, तो 500 बराबर 1/2 यानी 0.5 किलोवाट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है छत पर दौड़ते हुए बालक में कौन सी ऊर्जा? बताइए जल्दी। गलत, स्थिति और गति दोनों। अब देखो छत पर है तो गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है ना उस पे, तो स्थिति भी है और उसका बॉडी क्या है? मोशन में यानी गति में। तो स्थिति और गति दोनों, यानी दोनों को जोड़ दिया जाए तो कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। अगर यहां पे दोनों ना दे देता, डायरेक्ट दे देता यांत्रिक ऊर्जा, तो क्या मारना है? मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। जैसे पंखा है, पंखा स्टैंड में टंगा हुआ है, नीचे का मोटर घुमा रहा है, तो इसमें दोनों गति है, स्थिति और गति दोनों। तो कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। पंखा जो है विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न, 10 किलो वजन का एक पिंड, ये 25 नंबर करने से आ गया जी, हट नहीं 45 नंबर है ना। 10 किलो वजन का एक पिंड 10 मीटर होगा, यहाँ मीटर नहीं, 10 मीटर की दूरी पर इंडिपेंडेंट रूप से गिरता है। यानी एक वस्तु को ऊंचाई पर ले गए कितना? 10 मीटर। अब 10 मीटर से उसको हम क्या कर दिए? गिरा दिए। तो कहता है कि भूमि पर जब गिरेगा तो उसकी गति ऊर्जा कितनी होगी? तो देखिए कोई भी वस्तु चला, जैसे 10 kg का पत्थर है, तो पत्थर तो हवा में मूवमेंट तो नहीं करेगा, हवा में मूवमेंट नहीं करेगा, वो स्थिर रहेगा। लेकिन जैसे जैसे नीचे आएगा उसका वेग क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो पहले इसकी स्थिति ऊर्जा mgh, पोटेंशियल एनर्जी। वस्तु जब गिराएंगे तो वस्तु में गति नहीं है, उसमें रोटेशन नहीं है, तो क्या रहे? उसमें स्थिति है। तो क्या हो जाएगा? mgh। चलो तो m का मान कितना है? 10, g का वैल्यू 9.8 और h का वैल्यू 10, यानी कितना? यानी 98 क्या हो जाएगा? जूल, 98 जूल। तो भूमि के ऊपर गिरते समय इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी? हाँ 1 मिनट, एक ही अंत होगा ना, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, 980 जूल हो जाएगा। एक ही अंक के पहले दशमलव बैठेगा ना, कितना हो जाएगा? 980 जूल, यानी ऑप्शन नंबर डी।
स्थिर है यही वस्तु नीचे आएगा और गति क्या रहेगा, सॉरी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी 980 जूल। अब वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है, अनुदैर्घ्य होता है। अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य का कंसेप्ट क्या है, पहचान। अनुदैर्घ्य तरंगे श्रृंग और गर्त में चलिए श्रृंग और गर्त में देखिए, दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की लंबवत दूरी को हम लोग कहते हैं क्या, तरंग दैर्घ्य। क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है, किसमें, एंगस्ट्रॉम में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी ध्वनि तरंग की ध्वनि 512 हर्ट्ज है, यानी फ्रीक्वेंसी है, इसकी आवृत्ति कितनी दी गई है, 512 हर्ट्ज, तथा ध्वनि तरंग 0.7 के वेग से चल रही है। प्रश्न अधूरे जी। अच्छा हाँ, इसकी चाल दी गई है। देखिए ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य कितना है, तरंग दैर्घ्य दिया है 0.7। तो पूछा है ध्वनि का वेग, बाबू ध्यान दो, ध्वनि का वेग बराबर होता है आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति कितना है इसका, 512 गुने 0.7, यानी 7 दूनी 14, 7 8, 7 5 35, यानी 358.4 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रतिध्वनि का कारण, जैसे साउंड इको होता है, जो हम बोलते हैं वही साउंड रिवर्स हमको वापस आता है। कभी कभी होता है ना, मोबाइल बातचीत कर रहे हैं ना, तो जो आप बोले वही हेलो बोले तो उधर से हेलो आ जाएगा, इसको कहते हैं प्रतिध्वनि। तो किसके कारण, ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन, जो हम साउंड दिए वही साउंड वापस आ गया, इसको कहते हैं ध्वनि का परावर्तन। चलिए है वह तरंग जिसमें संपीड़न और विरलन दोनों होता है। किस तरंग में संपीड़न और विरलन होता है, बताएं। संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंग में होता है, और ध्वनि तरंग हमेशा कैसा होता है, अनुदैर्घ्य। क्या होता है, अनुदैर्घ्य। ठीक है ना, ध्वनि तरंग कैसी होती है, अनुदैर्घ्य। संपीड़न और विरलन, देखना स्पीकर जब बजता है तो देखिएगा एक बार क्या करता है, बूफर अंदर की ओर स्पीकर एकदम खींचता है, इसको कहेंगे संपीड़न। क्या कहेंगे, संपीड़न, गति पीछे से। और जब संपीड़न होता है तो वहां पे क्या होता है, दाब अधिक होता है। क्या होता है, दाब अधिक। लेकिन जैसे कुछ देर के बाद आगे की ओर फेंकता है तो क्या हो गया, उस स्थिति को कहेंगे विरलन। गति कहाँ लग गया, पीछे की ओर। जब गति आगे की ओर हो लगे तो संपीड़न, गति जब पीछे की ओर लगे तो विरलन। क्या कहेंगे, विरलन। तो संपीड़न में क्या होता है, दाब अधिक होता है, और विरलन में दाब कम होता है। विरलन में दाब कम होता है। चलिए, तो संपीड़न और विरलन किसमें होता है, ध्वनि में। और ध्वनि तरंगे क्या है, अनुदैर्घ्य है। ध्वनि तरंगे क्या है, अनुदैर्घ्य। अब है सवाल कि 20 हर्ट्ज से अधिक आरती लिख ले रे, आवृत्ति होगा, टाइपो हो जाता है, मिस्टेक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की आवाज को क्या कहते हैं, पराश्रव्य। क्या कहेंगे, पराश्रव्य। पढ़े होंगे ना। 20 हर्ट्ज से नीचे, ये 20 HZ है, इसको कहेंगे अपश्रव्य, जिसको मनुष्य सुन नहीं सकता। इसको सुनने के लिए स्पेशल यंत्र की आवश्यकता होती है। हम लोग सुनते हैं 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, इसको कहते हैं श्रव्य तरंग। कौन सी तरंग, श्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग। और पराश्रव्य हो गया 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर एरो भाग रहा है, एरो ऊपर की ओर जा रहा है, तो यानी अधिक है, इसको कहेंगे पराश्रव्य। चलिए, तो सवाल था 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की आवाज को कहते हैं पराश्रव्य तरंग, जिसको हम लोग सुन नहीं सकते। ठीक है ना। फाइटर जेट जब उड़ता है तो पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करता है। चमगादड़
पराश्रव तरंग उत्पन्न करता है। कुत्ता पराश्रव तरंग को भी सुन सकता है और अपश्रव तरंग को भी सुन सकता है। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन हो गया समाप्त। 50 क्वेश्चन का संग्रह रहा।